मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में। आज हम बात करेंगे इतिहास के पहले चैप्टर के बारे में, यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम भाग 2 के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या-क्या थे? फ्रांसीसी क्रांति सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, वैचारिक कारण। लगभग फ्रांस की क्रांति 200 वर्षों तक चला। अब 5 शासकों ने मिलकर के राज्य किया। उस समय फ्रांसीसी क्रांति का राष्ट्रवाद का एक विचार था, यानी अपने देश से प्रेम करना। उस समय राष्ट्रवाद को सबसे पहले अभिव्यक्ति देने का श्रेय 1789 में संपन्न होने वाली फ्रांसीसी क्रांति को जाता था। बात करें फ्रांसीसी क्रांति ने यहाँ के नागरिकों को निरंकुशवाद से मुक्ति दिलाकर राजनीतिक और संवैधानिक नवीन एक विचारधारा के प्रभाव से राजतंत्र का विनाश करके जो प्रजातांत्रिक राज्य के गठन का चुनाव किया और उसका सुख दिलाया। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने लोगों में सामूहिक एक पहचान की भावना जागृत की। उन्होंने पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों को लोकप्रिय बनाया। जहां आयोग शासन हुआ करता था, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जहां पे मजदूरों की दुर्दशा हुई, आज़ादी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, आम जनता की दयनीय स्थिति रह गई। वहां पे 4 जातीय ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य यानी कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग देखा गया और निम्न वर्ग को एक जन्मसिद्ध अधिकार दिया जाता था। बात करें जो क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि फ्रांसीसी जो राष्ट्र का लक्ष्य होगा, यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराना है तथा फ्रांस यूरोप के अन्य राष्ट्रों को इस कार्य से भागीदारी किया जाएगा। फ्रांस की इस सूचना में यूरोप ने अन्य देशों से छात्रों और शिक्षित मध्यवर्गों से हलचल मचा दी। उन्होंने जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगी और इन्हीं क्लबों ने फ्रेंच सेनाओं का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। बात करें नेपोलियन का फ्रांस पे अधिकार और जन्म 1769 में हुआ था। इस समय नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में एक अनेक सुधारों का क्रम शुरू किया, जहां पर फ्रांस में नेपोलियन ने पुनः राजतंत्र लाकर लोकतंत्र को नष्ट कर दिया गया था। जहां पे फिर भी प्रशासनिक क्षेत्र के लिए उसने क्रांतिकारी सिद्धांत दिए। जहां पे 1804 में उसने नेपोलियन संहिता यानी नागरिक संहिता लागू करने का एक जन्म आधारित अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। इसमें से सभी को कानून और संपत्ति का अधिकार मिल गया। जहां पे नेपोलियन ने प्रशासनिक व्यवस्था को सरल बनाकर तथा सामंतवाद का अंत करके किसानों को भूदाश्व या जमींदारों के अन्याय और शोषण से मुक्ति दिला दिया था। लेकिन उसने नगरों को श्रेणी जो संघों के नियंत्रण को हटाकर यातायात और संचार व्यवस्था को सुधार किया, जहां पे किसान, श्रमिकों और उद्योगपतियों को सुविधाएं दी गई। जहां पे बात करें कि मानक भार तथा माप और राष्ट्र मुद्रा का भी प्रचलन करने लगे और आर्थिक विकास का पथ खोल दिया गया। जहां एक समान नाप तौल की भी पद्धति अपनाई जाए, जहां जन्म के आधार पे विशेष अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। जहां पे बात करें जल विरायन शुल्क संघ और 1834 की बात करें तो सिया की पहल पर स्थापित किया गया, जहां शुल्क और समाप्त कर दिया गया। जहां मुद्राओं की बात करें तो मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी गई थी। अब बात करें यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। राष्ट्रवाद के निर्माण में बात करें 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में आज को भी तरह के राष्ट्र राज्य नहीं रहे। जहां पे बात करते हैं सभी देश राजतंत्र और डचियों, कैटनों तथा निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। यह सभी अलग जो संस्कृतियों के अलग अलग भाषा बोलने वाले थे। तो हैब्सबर्ग साम्राज्य की कई क्षेत्रों में जनसमूहों को जोड़कर एक नया वर्ग बना, जहां कुलीन वर्ग के लोग जर्मन भाषा बोलते थे। इस साम्राज्य के लोग मुख्य धंधा खेती था, लेकिन यहाँ राजनीतिक वातावरण एकता को बढ़ाने वाला नहीं था। लेकिन जो हम सम्राट के प्रति सभी निष्ठावान थे। जहाँ भी बात करें राजाशाही लोग कुलीन वर्ग के माने जाते थे। यूरोप में कोई भी राष्ट्र राज्य नहीं था, जैसे जर्मनी, इटली आदि। ये सब औद्योगिक क्रांति हुई, जहाँ मध्यम वर्ग का उदय हुआ। यहाँ पे लोग पढ़ा लिखा वर्ग माना जाता था और गरीब लोग निम्न वर्ग के माने जाते थे।
जहाँ पे हम बात करें, गरीब लोग निम्न वर्ग के माने तो जाते थे, लेकिन गरीब वर्ग एक नया मध्यम वर्ग भी था, जहाँ कुलीन वर्ग जो भूमि का स्वामी हुआ करता था, यूरोप के सबसे प्रभावशाली वर्ग माना जाता था। इस वर्ग की एक साझा संस्कृति थी। जहाँ पे हम बात करें तो गाँव में या भूपति सगर नगरों में विरासत भवनों से स्वामी हुआ करते थे, जहाँ फ्रेंच भाषा ज़्यादा बोला करते थे। वहाँ इसे छोटे से समूह अधिकांश सदस्य खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप में औद्योगिकरण बढ़ने में व्यापार में तीव्र वृद्धि हो रही थी। जहाँ पे वाणिज्य बढ़ने से नगरों का विकास होता चला गया, वहाँ अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन का टिका हुआ था। और फ्रांस, जर्मनी 19वीं शताब्दी में इस औद्योगिक क्रांति का आलोक जहाँ इंग्लैंड या 18वीं शताब्दी में ही दिखाई पड़ गया था। जहाँ देखा गया इस समय में जो श्रमिक वर्ग उद्योगपति हुआ करते थे, व्यापारियों के साथ सेना व क्षेत्र में जुड़ा था, वहाँ मध्य वर्ग बनकर उभरा और विशेष अधिकारियों को समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्यम बन गया। उसी राष्ट्र एकता का विचार लोकप्रिय होता चला गया। अब बात करते हैं उदारवाद का आरंभ कब से होता। उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने में क्या थे? ये 19वीं शताब्दी की बात है। उदारवाद का अर्थ व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी होती थी। जहाँ उदार का हिंदी रूपांतर यह शब्द लातिन भाषा के लेबर पर आधारित था, जिसका शाब्दिक अर्थ है आज़ाद। यानी अंत में नए मध्यम वर्गों के उदारवाद का अर्थ व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, इस सहमति से बनी वह सरकार का पक्षधर हुआ करता था। जहां बात करें फ्रांस की क्रांति के पश्चात उदारवादी निरंकुशवाद और पादरी वर्ग के एक विशेष अधिकार का आलोचक और संसदीय प्रतिनिधि सरकार मताधिकार दिलाना चाहता था। जहां क्रांति करने वाला फ्रांस देश उदारवादी जो लोकतंत्र का एक प्रथम राजनीति को देखा गया कि वहां मत देने का अधिकार संपत्तिवादी पुरुषों का ही था, जहां निर्धन पुरुष और महिलाएं इससे वंचित थे। जहां नेपोलियन की संहिता के लागू होने पर यह व्यवस्था बनी रही, जहां इन्होंने विरोध के स्वर ऊंचे रखे गए थे। जहां ये सबकी सहमति से बनी सरकार पे जोर दिया जाता था। जहां पे आर्थिक उदारवादी ने आशय उस व्यवस्था से था जो बाजारों को मुक्ति तथा पूंजी के प्रभाव पे राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को हटाना चाहते थे।